हूँ। पंच परावर्तन पुस्तक पेज नंबर 64। पांच परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। कल अपनी चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई थी, जिसमें कल द्रव्य परावर्तन का प्रारंभ पंडित जी सामने जीव द्रव्यों का गिरण किस प्रकार से करता है, तो उसके मूल कारणों को बताते हुए कि जीव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इनके निमित्त से वर्गणाओं को गिरण करता है। और वे वर्गणाएं गिरण होती हैं 8 कर्म रूप भी और 9 कर्म रूप भी। तो उसके लिए शंका समाधान पर अपनी चर्चा चल रही थी। पेज नंबर 64 पर शंका, बंध के हेतुओं की संख्या के बारे में आगम में कितनी परंपराएं देखने में आती हैं? समाधान, 3 परंपराएं देखने में आती हैं। एक परंपरा के अनुसार कसाय और योग 2 ही बंध के हेतु हैं। क्या कहना चाहते हैं कि बंध के जो कारण गिनाए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इनमें आचार्यों ने अलग अलग जगह अलग अलग बंध के कारण गिनाए हैं। कभी आचार्यों ने 2 कारण गिनाए, कभी आचार्यों ने 4 कारण गिनाए और कहीं आचार्यों ने 5 कारण गिनाए। जिन ने मोक्ष मार्गिकासक जी पढ़ा होगा, उसमें बंध के 2 कारण कसाय और योग, ये 2 ही बंध के हेतु गिनाए जाते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, ये 4 हेतु गिनाए हैं। और तत्व सूत्र में 5 हेतु गिनाए गए हैं। तो वे ही 3 कारण 3 प्रकार से विवक्षाएं पंडित जी सामने यह संग्रहित की हैं कि 3 परंपराएं देखने में आती हैं। एक परंपरा के अनुसार कसाय और योग, ये 2 ही बंध के हेतु हैं। जब किसी चीज को मैं संक्षिप्त करके कहना होता है, तो इससे ये नहीं है कि मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है। मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद, इन सबको किसमें संग्रहित कर लिया? कसाय के अंतर्गत में ही संग्रहित कर लिया। दूसरी परंपरा मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, इन 4 बंध हेतुओं की है। इसमें किसको कम कर दिया? प्रमाद को। क्यों? क्योंकि प्रमाद और कसाय ये एक तरीके से एक ही गिना दिए जाते हैं, तो इसलिए उसमें एक ही ले लिया। ठीक। तीसरी परंपरा उक्त 4 हेतुओं में प्रमाद को बढ़ाकर 5 बंध के हेतुओं का वर्णन है। जब हमें अलग अलग विस्तार से समझाना होता है, तो फिर आचार्य देव ने बंध के 5 कारण ले लिए। इस तरह संख्या और उसके कारणों के इस तरह संख्या और उसके कारण नामों में भेद रहने पर भी तात्विक दृष्टि से इन परंपराओं में कोई भेद नहीं है। प्रमाद एक तरह का असंयम तो है, अतः वह अविरति या कसाय के अंतर्गत ही है। इसी दृष्टि से कर्म प्रकृति आदि ग्रंथों में सिर्फ 4 बंध के हेतु कहे जाते हैं। बारीकी से देखने पर
मिथ्यात्व और असंयम ये दोनों कसाय के स्वरूप से अलग नहीं पड़ते हैं, अतः कसाय और योग इन दोनों को ही बंध हेतुओं में गिनाया है। द्रव्य पुद्गल परावर्तन के दो भेद हैं, नो कर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन। अब यहाँ से अपना परावर्तन प्रारंभ होता। परावर्तन के दो भेद कहे हैं। कौन कौन से दो भेद? एक नौ कर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन। क्या अंतर है इनमें? कि देखो शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कारण। तो बहुलता से जीव को कितने शरीर होते हैं? मतलब कम से कम यदि होंगे तो 3 शरीर होंगे, औदारिक, तेजस और कारमान, या वैक्रिय, तेजस और कारमान। विग्रह गति में केवल 2 होते हैं, तेजस और कारमान। या फिर कोई मुनिराज है तो उनको 4 शरीर होते हैं। ठीक, तो जो औदारिक, वैक्रिय और आहारक, इन 3 शरीरों का जिनसे निर्माण होता है, उन वर्गणाओं को क्या कहते हैं? उन वर्गणाओं को नौ कर्म वर्गणा कहते हैं। कि औदारिक, वैक्रिय और आहारक ये जो शरीर है, ये शरीर जिन वर्गणाओं से मिलके बनेंगे उनको नौ कर्म वर्गणा कहते हैं। और कार्मण शरीर जिन वर्गणाओं से मिलकर के बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कर्म वर्गणा। ठीक, नहीं ऐसे ही समझना, उनके और कोई भेद प्रभेद नहीं होते हैं। हाँ, 3 ये जो शरीर जब बनते हैं ना, तो विग्रह गति से जीव जाके जब जन्म लेता है तो जन्म के समय में ही उसकी पर्याप्तियां प्रारंभ होती हैं। तो पर्याप्ति के प्रथम समय में ही वो वर्गणाओं को ग्रहण काल ज्ञाना। जैसे मान के चलो मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य शरीर में अपन कहाँ से प्रारंभ करेंगे? अपना भी परावर्तन प्रारंभ हो रहा है ना। थोड़ा सा अपन इसको बोर्ड पे देखते हैं। मोबाइल है क्या आप लोग के हाथ में? जैसे जीव की परंपरा तो कैसी है? परंपरा अनादि अनंत है। ठीक, अब ये अनादि की परंपरा तो उसकी चली आ रही है, मतलब यहाँ भी उसका अंत प्रारंभ नहीं है और यहाँ भी उसका कोई अंत नहीं है। अब अपने कोई 9 कर्म, जैसे कोई चीज गोल थाली है, अब गोल थाली का आप कहाँ से प्रारंभ मानोगे? कहाँ से पॉइंट रखो मानोगे उसको? तो कहीं ना कहीं तो आपको एक मार्क, एक पॉइंट बनाना पड़ेगा और वहां से आप उसकी क्या मानोगे? स्टार्टिंग मानोगे। ठीक, ऐसे ही जो अपना अपने को 9 कर्म परावर्तन प्रारंभ करना है। अब जीव अनादि से अब जीव अनादि से क्या है? अनादि से ही जीव क्या कर रहा है? संसरण कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। और परिभ्रमण कर रहा है तो अब क्या होगा कि आप कहाँ से प्रारंभ करेंगे? उसकी स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे? तो उसके स्टार्टिंग के लिए मतलब हमारे पास जो स्केल है, हमारा जो वो है, एक नापने का जो साधन बनाया हमने, नो, वो आप कहाँ से लगाएंगे? कहाँ से प्रारंभ करेंगे?
तो आप मान के चलो कोई जीव मनुष्य भाव में आया, ठीक। अब मनुष्य भाव में आया तो वो 60-70 साल की उम्र लेके आया और प्रति समय 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है। तो हम उसका प्रारंभ कहाँ से मानेंगे? उसके जन्म के पहले समय से, कि जन्म के पहले समय में विग्रह गति नहीं, जब वो जीव विग्रह गति से आकर के जन्म लेता है जिस स्थान पर भी, वो जन्म का पहला समय उसने जो वर्गणाओं को किया, ठीक, उन वर्गणाओं को ग्रहण किया तो वहां से उसकी पर्याप्तियां प्रारंभ हुई। अब वो पर्याप्तियां क्या कैसी होंगी वो एक अलग बात है, लेकिन वहां जीव के जो भी परिणाम थे, जो भी भाव थे, तीव्र भाव थे, मध्यम भाव थे, मंद भाव थे, उससे उसने पहले समय में जितनी वर्गणाएं ग्रहण करी उसको अपन बोलते समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध वो वर्गणाएं ग्रहण की, वो अपना 9 कर्म परावर्तन का पहला पॉइंट है। अब वैसी ही वर्गणाएं वो जीव कब ग्रहण करेगा उसका पूरा साइकिल चलेगा। अपन ये नहीं देखेंगे कि भाई उसका जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, तो पूरे टाइम वो 60-70 साल किन किन वर्गनाओं को ग्रहण करता रहा। यदि वो अपन लगाएंगे तो उसको लगाने में तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो सिर्फ अपने को कहाँ से, ये अपन प्रारंभ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो आपको वो एक से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अनादि अनंत परंपरा में वो जीव चाहे वैक्रियक शरीर धारण करे अथवा वो जीव औदारिक शरीर धारण करे, आहारक शरीर को गौण करना, क्योंकि आहारक शरीर किसका होता है, वो तो मुनिराजों के ही होता है, ठीक। वो एक और 9 कर्म वर्गणा से निर्मित होता है। केवल इतनी बात बताने के लिए वो चीज बताई, लेकिन यहाँ पे अभी औदारिक और वैक्रियक शरीर ही लेना कि जन्म के प्रथम समय में उसने जिन जिन वर्गणाओं का ग्रहण किया, अब वो ग्रहण करके क्या करेगा कि वो वर्गणाएं ग्रहण करता है और छोड़ता है, वर्गणाएं ग्रहण करता है और छोड़ता है। पहले अपने को ये बात समझनी है कि वो वर्गणाएं कैसे ग्रहण करता है और कैसे छोड़ता है, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। कि जैसे उस जीव ने प्रथम समय में इन वर्गणाओं को क्या किया, इतने परमाणु ग्रहण किए, 9 कर्म, यानी जो औदारिक और वैक्रियक शरीर है उसके लिए एक समय में इतने परमाणु ग्रहण करना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है समय प्रबद्ध। आप सभी लोग अपने क्वेश्चन बाद में 5-7 मिनट देंगे, उस समय आप लोग पूछ सकते हैं। इसको बोलते समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध यानी एक समय में बंधे हुए परमाणुओं का या वर्गणाओं का स्कंद या पुंज, उसको बोलते हैं समय प्रबद्ध। अब क्या होगा कि अब ये होगा कि जैसे मान के चलो वो शरीर कितने समय तक स्थिर रहना है, वो शरीर रहना है 60 साल तक। उस शरीर की स्थिति कितने समय तक रहेगी, 60 साल तक। तो जो उसने पहले समय में वर्गणाएं ग्रहण करी वो प्रत्येक समय में डिवाइड कर देगा। अपन अभी मानते हैं 60 समय मानते हैं, 10 समय मानते हैं, 10 समय का वो शरीर रहा। तो ये जो समय प्रबंध में जितनी वर्गणाएं ग्रहण हुई वे वर्गणाएं ये पूरी किस में डिवाइड हो जाएंगी, वो पूरी 10 समय में डिवाइड हो जाएंगी। या 60 साल के जितने समय हैं
उन समयों में इनमें से प्रत्येक में से परमाणु निकल के जाएंगे। उदाहरण इसका कैसा समझना कि जैसे जीव भोजन करता है, ठीक, तो भोजन करता है तो क्या होता है, भोजन केवल पेट में जाता है क्या, कि नहीं, भोजन पेट में जाता है तो उसका पाचन होकर के नख से लेकर के सिक तक में उसके परमाणु डिवाइड होते हैं। कुछ रक्त बनाते हैं, कुछ वसा बनाते हैं, कुछ जल बनाते हैं, कुछ पसीना बनाते हैं, कुछ जैसे वो रक्त से मांसपेशियां बनती हैं, मज्जा बनता है, हड्डी बनती है। तो कितने परमाणु डिवाइड हो के शरीर के किस किस पार्ट तक वो चले नहीं जाते, फिर कुछ भाग विष्ठा के रूप में निकल जाता है। तो ऐसे ही जो भी नौ कर्म वर्गणाएं जो शरीर रूप परिणमित हो रही हैं, शरीर रूप बन रही हैं, वे प्रति समय जो वर्गणाएं गिरहण होती हैं, अपने को लगता है कि वे वर्गणाएं भोजन से आती होंगी क्या, कि नहीं, वे भोजन से नहीं आती, वे ऑटोमेटिक ही शरीर में अपने आप ही आती हैं, अपने आप ही गिरहण होती है। कई लोगों को लगता है ना कि भोजन करने से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, नहीं करेंगे तो दुबले हो जाएंगे। कई बार मोटे लोग भी महीनों महीनों के उपवास कर लें तो भी उनकी वर्णाएं उतनी नहीं खिलती है, उतने दुबले नहीं होते। तो ये सब ऑटोमेटिक एक व्यवस्था है कि शरीर जो अपने आप ही उन वर्गणाओं को ग्रहण करता है और उन वर्गणाओं को क्या करता है, छोड़ता है। तो आपने जैन वर्गणाएं ग्रहण करी, वो यहाँ इस काल में ग्रहण हुई और बट गई कहाँ तक, बट गई वो पूरे शरीर तक, बट गई कहाँ तक, वो पूरे शरीर तक वो बट जाएंगे, पूरे शरीर में उनका डिवाइडेशन देखा जाएगा। फिर ये चीज दूसरे समय में जाएगा तो यहाँ जो वर्गणाएं मिली थी वो कुछ खिर जाएंगी, फिर यहाँ जो तीसरे समय मिली थी वो खिर जाएंगी। इस समय में नया समय प्रबद्ध बांधेगा, पुरानी की खिर जाएंगी, फिर तीसरे समय में जाएगा तो फिर नया समय प्रबद्ध बांधेगा, और जो पहले दूसरे समय की वर्गणाएं थी वे खिर जाएंगी। तो ऐसे प्रति समय क्या करता है, प्रति समय ग्रहण करता है और प्रति समय छोड़ता है। लेकिन अपने को जो नौ कर्म परावर्तन प्रारंभ करना है वो किन वर्गणाओं को लेके करना है, वो करना है पहले समय में, जब इस जीव ने पर्याप्ति प्रारंभ करते समय को जिस रूप, रंग, क्वांटिटी, क्वालिटी और जिस भाव से ग्रहण किया था वो चीज अपने को लगानी है। ठीक, इस समय प्रबंध में जितने परमाणु हैं, जितनी वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं में उन वर्गणाओं में जो रंग है, उन वर्गणाओं को जिन भाव से ग्रहण किया, वे जब दूसरी बार उसी तरीके से ग्रहण होवे तब अपना एक नौ कर्म परावर्तन पूरा होगा। ख्याल में आया? हाँ, जब दूसरी बार यानी ऐसी ही वर्गणाएं सेम टू सेम इतनी ही क्वांटिटी में, उनका जो रूप रंग है, उनका जहां जो स्थान है, वो उतनी ही जीव के उस समय जो परिणाम हुए थे उन परिणामों से वे वैसी ही जब ग्रहण किए जाएंगी तब ये नौ कर्म परावर्तन एक कहलाएगा। तो दूसरी बार कब ग्रहण होगी,
इसमें टेबल आई है ना, कि दूसरी बार गिरण होने में उसको ये कितना, उसके बीच में कितनी मशक्कत, उसके लिए कितने पास करने पड़ेंगे कि वो वैसी की वैसी ही वर्गणाएं द्वारा गिरण हो जाए। काल काउंट होगा, लेकिन वर्गणा परावर्तन कंप्लीट काउंट नहीं होगा। तो उसके बीच में जब तक वो नहीं आएगी तो दूसरे कहीं कहीं जन्म लेगा, जन्म लेगा वो जी। हमारी जैसे अभी हाँ, से प्रारंभ, हाँ, दोबारा जब ये स्थिति फिर से आए, हाँ, सेम यही कंडीशन ये फिर से आए। हाँ, और तब इसके बीच में जो समय है उसमें कहीं कहीं जन्म लेगा, कहीं कहीं जन्म लेगा, दूसरी वर्गणाएं ग्रहण करेगा, तो फिर लेकिन उनका भी चलेगा क्या पता। हाँ? जैसे अभी तो हमारा तो वो वैसी अपने को फिर वहां से लगानी पड़ेगी। तो वो ही बात करी थी ना कि साइकिल गोल है, लेकिन आपका भाव में अपने को इसलिए कि जैसे औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर मनुष्य तिरंज में पाया जाएगा। अब वे वर्गणाएं जो गिरण करेगा तो ये मनुष्य योग ही गिरण करेगा, क्योंकि उससे मनुष्य शरीर का निर्माण हो रहा है, और तिरंज शरीर के योग्य वर्गणाएं गिरण करेगा तो उसमें अंतर होगा। तो भाव जब अपन परावर्तन काउंट करते हैं तो भाव का एक अलग एंगल हो जाता है, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली थोड़ा सा भाव भी इंक्लूड है, भाव भी इंक्लूड है, और क्षेत्र तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन भाव तो अपने को वही लगाना पड़ेगा, क्यों मनुष्य भाव में ही जन्म के प्रथम समय में ही, तब तो अपन ये कह पाएंगे कि जैसा ये शरीर था वैसा ही अगली बार उसको मिला, तब तो उस शरीर से जोड़ा, तो शरीर है, लेकिन हम भाव नहीं देख रहे हैं उसमें, हम उसमें वो वर्गणाएं देख रहे हैं। मतलब भाव होने पर भी भाव की गौणता है, और वहां पर वर्गणाओं की क्या है, वर्गणाओं की मुख्यता है। ख्याल में है? परावर्तन की धीरे फिर कभी खत्म नहीं हुआ, जैसे इधर से पर्याय छोड़ी अगली पर्याय कोई भी धारण की, तो उसके भी फिर पंच परावर्तन, तो वो तो धारण की तो उसके भी वो तो चालू रहेगा उसका। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं ना, बार बार बात बोली ना, ये सिर्फ हम एक नापने का स्केल बना रहे हैं, ये चीज तो एंडलेस है, एंडलेस। तो हमने कोई एक स्केल कहीं एक कट मार्क करके शुरुआत किया कि अपने को यहाँ से कट लगा करके ये चीज देखनी, यहाँ मार्क करके कि भाई हमें एक समझना है कि नौ कर्म परावर्तन कहाँ से कैसे चालू होगा। जैसे हमने भी इस पर्याय की पंच परावर्तन पूरे कर ली हो, तो किस पर्याय के, तो फिर चालू हो गए, मैं चालू हो गए, जब तक अपन मोक्ष की प्राप्ति चलता ही रहेगा। हाँ, ये तो ऐसा नहीं है कि एक ही बात। हाँ, अनंतानंत, अनंतानंत कितना पता ही, वो ही तो बता रहे अनंतानंत परावर्तन कर रहे हैं और चल रहे वो तो साइकिल काउंट हो रही, और इसमें ये कोई नहीं है कि तुमने कितने किए हमने कितने किए, सबने उतने ही किए हैं और सबके चल रहा है, कम ज्यादा होने से कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। अरे हमारे तो कम हुए, हम तो बहुत सुपीरियर आदमी, ऐसा कुछ नहीं है, सबके ही वही कंडीशन है, घूम रहे हैं, बस ये कंडीशन है कि जीव तो उसमें परिभ्रमण करते ही चला जा रहा। ख्याल में आया? देखो इसकी अभी टेबल समझोगे ना तो फिर उसमें बात आएगी समझ में। किसी जीव ने किसी समय, किसी जीव ने किसी समय मिथ्यात्व कसाई के बस से जिन औदारिक तथा 6 पर्याप्तियों रूप परिणमन के योग्य समय प्रबद्ध रूप
अग्रहित नौकर्म वर्गणाओं को स्पर्श, रस, गंध, स्पर्श, रस, मिथ्यात्व कसाय के बस से जिन औदारिक आदि शरीरों के तथा 6 पर्याप्तियों रूप परिणमन के युग समय प्रबद्ध रूप अग्रहित नौकर्म वर्गणा। देखो इसमें एक बात और समझना। क्या बात समझना कि वर्गणाएं 3 प्रकार की होती हैं। जैसे लोक है, ठीक, ये लोक में पुद्गल परमाणु ठसाठस बढ़े हुए हैं। पूरे लोक में पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं। अब इनमें वर्गणाएं 2 प्रकार की होंगी, अग्रहित होंगी और ग्रहित होंगी। जिन वर्गणाओं को हमने अग्रहित यानी वो अग्रहित मिथ्यात्व पे नहीं चला जाना, अग्रहित यानी जिनको कभी भी ग्रहण नहीं किया, और ग्रहित यानी जिनको हमने पूर्व में कभी भी किसी भी रूप में ग्रहण किया। आज भले उनकी पर्याय बदल गई हो, लेकिन हमने उनको ग्रहण किया है। जैसे आप जो भोजन करते हैं, तो भोजन में जो वर्गणाएं हैं, क्या आप 100% कह सकते हैं कि इनको मैंने कभी पहले ग्रहण नहीं किया होगा? ये पर्याय बदल करके कहीं ना कहीं इन वर्गणाओं को मैंने ग्रहण किया है, और ग्रहण करके मैंने क्या किया है, इनको छोड़ा, और आज ये पर्याय बदल करके फिर मेरे सामने आई है। तो इसमें मुख्य तो 2 ही है। कौन कौन सी? अग्रहित और दूसरी है ग्रहित। लेकिन मिश्र जो होंगी कि उसमें कुछ पाठ अग्रहित का है और कुछ पाठ ग्रहित का है। समय प्रबद्ध जो बनेगा ना, तो समय प्रबद्ध 3 प्रकार का बनेगा, कि जिसमें टोटल वर्गणाएं अग्रहित की ही है, या फिर जिसमें टोटल वर्गणाएं ग्रहित की ही है, या फिर उसमें कुछ अग्रहित की है और कुछ ग्रहित की है। तो वो क्या हो जाएगी? वो कहलाएगा मिश्र वर्गणा कहलाएगी। तो कितने प्रकार की वर्गणा समझना, कि जो आपने पूर्व में कभी ग्रहण नहीं की वे अग्रहित वर्गणाएं, जो पूर्व में ग्रहण करी हैं वे ग्रहित वर्गणाएं, और जो कुछ ग्रहण नहीं करी और कुछ ग्रहण करी, ऐसे मिश्र होकर के जो समय प्रबद्ध बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिश्र वर्गणा। जैसे आप लोग देखना, जब गुड़ के लड्डू बनाते हो तो क्या होता है, शुरुआत में बढ़िया मसाले वसाले वाले मोटा मोटा मसाला, पीछे पीछे क्या बच जाता है? मसाला बच जाता है, गुड़ खत्म हो जाता है, तो आप क्या कर देते हो? उसमें गुड़ डाल देते हो। तो स्वाद किसका आता है? मसाले का कि गुड़ का? कि उसमें बहुल अंश गुड़ का स्वाद आता है और मसाला उसमें कम मात्रा में रह जाता है। ख्याल में आए? तो ये ऐसे कितने प्रकार के वो बन जाते हैं अलग अलग प्रकार से। ऐसे ही लोक में जीव जो वर्गणाएं ग्रहण करता है, वे वर्गणाएं टोटल अग्रहित ही हो या ग्रहित ही हो या मिश्र ही हो, ऐसा नहीं है। अलग अलग समय में वो जीव अलग अलग प्रकार से वर्गणाओं को ग्रहण करता है। समझ में आया हमारी? अरे हाँ, जो वर्गणाएं कभी ग्रहण नहीं करी, कभी ग्रहण नहीं करी।
जैसे परावर्तन हुआ तो सब अग्रहित हो जाता है, ऐसा है। जीवकरण देखा था। हाँ, इस पे हम और विचार करेंगे। अभी जैसे भाभी मैम बोली ना कि नया परावर्तन चालू होगा तो फिर वो अग्रहित हो जाएंगी, मतलब उस परावर्तन से ही लगाना। देखते हैं अभी तो बंधा तो कुछ रहेगा ही, कुछ भी मतलब बंधन नहीं रहेगा। किसका किसका अग्रहित हो जाएंगी, फिर क्या रहेगा? जैसे अग्रहित आएगा आपके ना, कोई एक ग्रहित, अग्रहित या मिश्र। ग्रहित में तो जो बंदी हुई है पहले, बंदी हुई नहीं, अब मैं पूर्व में जिन वर्गणाओं को ग्रहण किया है वे ग्रहित वर्गणाएं हैं। अब देखो पुद्गल परमाणुओं की अनंतानंत संख्या है, अनंतानंत। अपने को ऐसा लगता है कि अपन ने सब परमाणुओं को ग्रहण किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनंतानंत परमाणु ऐसे हैं कि जिनको जीव ने कभी ग्रहण ना किया। हाँ हाँ, तो उस तरीके से वर्गणाओं का भी अंतर समझना, और विशेष जो होगा तो हम देख लेंगे। ठीक, हमारा ये मतलब दीदी जैसे अग्रहित है, अग्रहित तो कुछ जीव को क्या बंधन है? अग्रहित में जैसे कुछ भी नहीं रहा ना, बंधन नहीं। अभी लोक में जो वर्गणाएं फैली हैं उनमें हम डिवाइडेशन कर रहे हैं। नहीं, इधर लगाओ, इधर जो लोक में वर्गणाएं फैली है ना, उन वर्गणाओं की हम क्वालिटी देख रहे हैं कि लोक में वर्गणाएं कैसी हैं, कि जिनको हमने पूर्व में कभी ग्रहण ना किया हो वे अग्रहित वर्गणा, और जिनको हमने पूर्व में ग्रहण किया है वे ग्रहित वर्गणाएं समझना। ख्याल में आया? किसी तो जीव ने, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? जी दीदी, तो जब जीव समय प्रबद्ध कर्म ग्रहण करता है वर्गणाएं, तो उसमें तीनों प्रकार की वर्गणाएं हो सकती हैं। हाँ, अभी ये जब टेबल चलेगी ना तो तीनों प्रकार की वर्गणाओं को लेकर के ही टेबल चलाएंगे। ठीक है ना? किसी जीव ने किसी समय मिथ्यात्व कसाई के बस से जिन औदारिक आदि शरीरों के तथा 6 पर्याप्ति रूप परिणमन के योग, ख्याल में आया? औदारिक आदि कोई सा भी शरीर ले सकते हैं। कारण क्या बताया? कि मिथ्यात्व और कसायों के बस से इन शरीरों के लिए, इन शरीर कोई भी शरीर होगा, चाहे वह क्रियक शरीर हो चाहे औदारिक शरीर हो, इनके लिए 6 पर्याप्तियों रूप परिणमन के योग, कि 6 पर्याप्तियां जब ग्रहण 6 पर्याप्ति रूप परिणमित होता है, कौन? जीव, तो उसके प्रथम समय में परिणमन के योग समय प्रबद्ध रूप अग्रहित 9 कर्म वर्गणाओं को, कौन सी वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है वो? पहले समय में अग्रहित वर्गणाओं को, कि जो वर्गणाएं पूर्व में कभी भी ग्रहण नहीं करी, उन अग्रहित 9 कर्म वर्गणाओं को स्पर्श, रस, गंध, वर्णादि करी, यानी उन 9 कर्म वर्गणाओं के जो स्पर्श था, यानी जो उसमें रूखा, चिकना, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, उसके जो भी पर्याय थी, रस गुण की खट्टी, मीठी, चरपरी इत्यादि जो भी पर्याय थी, गंध जो कुछ भी थी, उसका रंग जो कुछ था, वो तीव्र, मध्यम, मंद भावों में से, कि उसका तीव्र भाव हो, मध्यम भाव हो अथवा मंद भावों से, यथा संभव भावों से युक्त एक समय में ग्रहण किए।
एक समय में उन वर्गणाओं को उस जीव ने क्या किया, उन वर्गणाओं को ग्रहण किया। पीछे द्वितीयादि समयों में उन वर्गणाओं की निर्जरा कर दी। फिर क्या हुआ, पूरी की पूरी छूट गई क्या कि नहीं, उसने डिवाइड किया था और डिवाइड करके जिन जिनका समय आता गया वो वर्गणाएं क्या होती गई, वो वर्गणाएं उसकी छूटती गई। पीछे अनंत बार अगृहीत पुद्गलों के समय प्रबद्धों को ग्रहण कर छोड़े। फिर क्या किया, फिर उसने अनंत बार अगृहीत वर्गणाएं ग्रहण की और उसी तरीके से डिवाइड करके छोड़ा। फिर अनंत बार मिश्र पुद्गलों के समय प्रबद्धों को ग्रहण करके छोड़ा। फिर अनंत बार ग्रहित पुद्गलों के समय प्रबद्धों को ग्रहण करके छोड़ा। तो ग्रहित में क्या लगाना कि वे वर्गणाएं वही की वही थी क्या, नहीं, वर्गणाएं तो वे थी लेकिन उनके स्पर्श रस गंध आदि बदल में, है ना, उनके पर्याय या अन्य समयों में उसने ग्रहण करी थी, इसलिए भी उसको क्या कहेंगे, ग्रहित वर्गणा कहेंगे। कि अनंत बार ग्रहित पुद्गलों के समय प्रबद्धों को ग्रहण करके छोड़े। उसके बाद जब वे ही प्रथम समय में ग्रहण की हुई, जिसके पास पीडीएफ हो ग्रुप से वो लोग देख सकते हैं, 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को वैसे ही रूप रस गंध स्पर्श आदि भावों को लेकर सेम टू सेम, क्वालिटी भी वही और क्वांटिटी भी वही, वह जीव वैसे ही परिणामों से पुनः जितने समय बाद ग्रहण करे। क्या लगाना कि जन्म के प्रथम समय में, पर्याप्ति प्रारंभ करने के पहले समय में, पुनः वही जीव वे ही वर्गणाएं उतनी ही मात्रा में उनके जो स्पर्श रस गंध वर्ण थे और जिन भावों से ग्रहण किया था वैसा का ही वैसा जब ग्रहण करे तो क्या होगा, तब एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन होगा। यह भी अपन बहुत संक्षिप्त रूप में इसको समझ रहे हैं। न सोचो शरीर के केवल एक समय के, ऐसे शरीर के प्रत्येक समय में ग्रहण होने वाली, और फिर जीव, इस जीव ने कितने बार शरीर धारण किए हैं, उन शरीरों के आप लगाओ परावर्तन, तो कितने 9 कर्म परावर्तन इसके बनेंगे। और वैसे आप हर एक शरीर का लगाओ, मान के चलो चारों गतियों के शरीर रखो और चारों गतियों के शरीर के लगाओ आप प्रथम समयों की, तो वे कब परावर्तन जाके उसके पूरे होंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से स्थिति बनती है। वह जीव वैसे ही परिणामों से पुनः जितने समय बाद ग्रहण करे, प्रारंभ से लेकर उतने संपूर्ण काल को एक 9 कर्म द्रव्य परावर्तन काल कहते हैं। मध्य में अनंत बार और भांति भांति के परमाणु ग्रहण होते हैं, वे नहीं गिने जाते हैं। मध्य में यानी हमने जहां से गिनती प्रारंभ करी, हमने जहां पर अपना स्केल रखा और स्केल रखा तो बीच में क्या हुआ कि बीच में अन्य अन्य वर्गणाएं ग्रहण हो रही थी, लेकिन हम वो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो काउंट क्या करना है, हमें तो काउंट अपने प्रथम समय का ही वही वर्गणा का करना है। अब विशेष रूप से 9 कर्म पुद्गल परावर्तन का स्वरूप दिखाते हैं।
इस नौकर्म पुद्गल परावर्तन का काल अगृहीत गिरण, मिश्र गिरण, ग्रहित गिरण के भेद से 3 प्रकार का है ना। वर्गणाएं चूंकि अलग अलग हैं तो उनका काल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। कि जो अगृहीत गिरण में काल लगता है वो अगृहीत गिरण का काल लगेगा, मिश्र गिरण वर्गणाओं में जो काल लगेगा वो मिश्र गिरण का लगेगा, जो ग्रहित वर्गणाओं के गिरण का काल लगेगा वो ग्रहित का लगेगा। इस नौकर्म पुद्गल परावर्तन का काल अगृहीत गिरण, मिश्र गिरण, ग्रहित गिरण के भेद से 3 प्रकार का है। सो इनका परिवर्तन अर्थात पलटना किस तरह से होता है, सो यह अनुक्रम यंत्र द्वारा बतलाते हैं। देखो अब इस यंत्र, यहाँ पे यंत्र यानी क्या समझना, यंत्र यानी वो मंदिर जी का यंत्र नहीं लगाना, यंत्र यानी टेबल चार्ट है ना। इधर करणानी योग में टेबल को ही यंत्र बोलते हैं। आप जिन लोगों ने षडगुणी हानि वृद्धि का यंत्र पढ़ा होगा उन्हें ये टेबल समझ में जल्दी आएगा। ये टेबल समझ लोगे तो वे षडगुणी हानि वृद्धि का टेबल भी आपको समझ में आ सकता है। ये वाली टेबल सरल है, ये वाली जो यहाँ दी है। इसमें क्या बताया है, इसको पढ़ने का तरीका कैसा है, इसको पढ़ने का तरीका है कि आप बाईं ओर से दाहिनी ओर जाना। जैसे इसमें पहला पाया दिया है, पहला पाया नहीं पहली पंक्ति, तो इसमें 0 0 प्लस, थोड़ा सा दीदी और नीचे ले जाओ। इस यंत्र में शून्य, शून्य किसका साइन है, इसमें सेनानी, सेनानी यानी कर्णानी योग में सेनानी यानी साइन समझना, चिन्ह। जैसे अपन पढ़ते हैं ना वहाँ साइन क्या होता है, अनंत का साइन क्या होता है, हर चीज के साइन होते कि नहीं होते। या जिन लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर धातु के भी साइन होते हैं, या बॉटनिकल नेम भी होते हैं, जूलॉजिकल नेम भी होते हैं, तो हर चीज के वो चलते हैं। ऐसे यहाँ पर भी अपने इनके चिन्ह बताते हैं, क्योंकि इतने लंबे लंबे नाम लिखना संभव नहीं हो पाता। तो असंख्यात का भी चिन्ह आता है, अनंत का भी चिन्ह आता है, लोक का भी चिन्ह आता है। जब आप कर्णानियों में प्रवेश करेंगे तो आपको हर चीज के चिन्ह मिलेंगे। तो यहाँ पर शून्य किसका चिन्ह है, अग्रहित का चिन्ह है। प्लस, प्लस यानी हंस पद, ये किसका चिन्ह है, ये मिश्र का चिन्ह है। और जो 1 का अंक है वो ग्रहित वर्गणाओं का चिन्ह है। वो किसका समझना, वो ग्रहित वर्गणाओं का चिन्ह है। चलिए अभी अपनी टेबल अपन कल से प्रारंभ करेंगे। अभी इतने प्रकरण में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। क्वेश्चन है क्या किसी का? दीदी बोले नीरू दीदी। दीदी जब ये बोल रहे हैं कि हम जैसे किसी भाव में आते हैं या किसी क्षेत्र में जाते हैं तो हम पहले भी जा चुके हैं, या फिर अब जब गए हैं तो वो दूसरी बार काउंट होगा। तो जैसे अभी हम इस जो इस वक्त है उसमें हमारे अगर कोई भाव पहले हुए तो वो भाव में काउंट हो जाएगा, जिस क्षेत्र पे गए तो वह क्षेत्र में काउंट हो जाएगा, या ये जन्म से रिलेटेड है? नहीं नहीं ऐसे नहीं लगाना। देखो ये परावर्तन जो होते हैं ना, ये परावर्तन वास्तव में 5 परावर्तन एक संग ही प्रारंभ होते हैं। जैसे अपन द्रव्य परावर्तन का जन्म के समय लगाते हैं, तो जब क्षेत्र परावर्तन आएगा वो जो आप घूम रहे हैं वो चीज नहीं लगाना, क्योंकि अपन घूमने का लगाएंगे तो अपन काफी जगह घूमते हैं। अभी आप जन्म का लगाना, जैसे अभी आपका जन्म कहाँ हुआ, कि दिल्ली में हुआ या जहाँ कहीं भी हुआ, तो जिस क्षेत्र पर जन्म हुआ, आकाश के जिस प्रदेशों पर जन्म हुआ, तो वो जन्म लगाना।
फिर अगली बार जन्म कहाँ हुआ कि जस्ट उसके बाजू के प्रदेश पर जब जन्म होगा तब हम उसको क्रम क्रम से काउंट करेंगे। तो अगली बार ये नियम है क्या कि आप उसके बाजू वाले प्रदेश पर जन्म लो, फिर उसके अगली बार उसके बाजू वाले प्रदेश पर जन्म लो, ऐसे क्रम क्रम करके आकाश के एक एक प्रदेशों पर जन्म लेना। और जब आप पूरे प्रदेशों पर जन्म ले चुको तब क्या होगा, तब आपका क्षेत्र परावर्तन होगा। इसलिए अभी मतलब आगे जब पर्याय की हम अपेक्षा आएगा, ये पर्याय की अपेक्षा आएगा ना, पर्याय की अपेक्षा जन्म, जो और ये क्षेत्र को भाव हम में कैसे पर्याय की लगेगा जन्म? अपेक्षा ले लेंगे ना। बीच के सब बेकार हो जाएंगे, जो बीच में जन्म होंगे वो नहीं काउंट होंगे, मतलब वो काल काउंट होगा, वो क्षेत्र काउंट नहीं होगा। पर एक अभी साथ ही आप सब लोग होने हैं ना, क्षेत्र, एक साथ ही सब सुनो होंगे तभी सुनो काउंट मेरी होगा। बात, हाँ हमारी बात सुनो। अभी आप लोग क्षेत्र पर नहीं जाओ, जब क्षेत्र की चर्चा करेंगे तब क्षेत्र पर जाना। अभी तो आज जितना विषय समझा है, जितना विषय पढ़ा है, उसको क्रम क्रम से उतना ज्ञान में लो। आगे का पढ़ोगे, आगे पे जाओगे तो पीछे की सोच नहीं बन पाएगी। इसलिए अभी आज जितना विषय समझा है उसमें यदि कोई गुत्थी उलझी हुई है तो आप उस पर क्वेश्चन पूछिए। हाँ, दीदी मेरी आगे शंका है। अग्रहित आगे का दीदी अग्रहित का हाँ जी, उदाहरण बताओ। मेरी शंका अग्रहित, बोलूं? हम्म, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे नौकर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उसमें 6 पर्याप्ति और 3 शरीर लेते हैं, तो औदारिक वैक्रियक आहारक ही क्यों लेते हैं? जैसे आहारक में भी मुनिराज के मस्तक से पुतला निकलता है, कई बार मैं सोचती हूँ शुभ तेजस अशुभ तेजस में भी पुतला निकलता है, तो फिर वो क्यों नहीं हम नौकर्म में ऐड करते, आहारक ही क्यों लिया इसको? नहीं तो वो आहारक शरीर वो तेजस शरीर है ना जो पुतला। क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करो। मैं ये कह रही हूँ कि 6 पर्याप्ति और 3 शरीर, ठीक है, औदारिक वैक्रियक और आहारक, जैसे आहारक शरीर में से मस्तक से पुतला निकलता है, वैसे ही शुभ तेजस में भी पुतला निकलता है, तो वो क्यों नहीं नौकर्म में लिया हमने? नौकर्म में आहारक शरीर ही क्यों लिया? क्योंकि जैसे तेजस शरीर जो होता है ना वो तेजस वर्गणाओं से मिलके बनता है, और औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर होते हैं, ये आहार वर्गणाओं से मिलकर के बनते हैं, तो इनके अच्छा, ही 9 कर्म शरीर कहलाएंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ चलिए। बिल्कुल। और कोई परावर्तन तो क्वेश्चन? जन्म से रिलेटेड हुआ ना, बस एक कि जैसे द्रव्य परावर्तन जन्म से रिलेटेड काउंट होगा। क्या है दीदी, काउंट तो अपन कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आप कहाँ से काउंट करेंगे? अभी हमने बोला था ना जैसे 60 साल की उम्र है तो आप कहाँ से काउंट करेंगे? आप चाहे तो 30 साल से काउंट कर लें, कोई दिक्कत तो है ना कि भाई आप 40 साल से काउंट कर लें। तो वो उस 40वें साल में जो भी आपने वर्गणाएं ग्रहण करी उन वर्गणाओं को भी ले सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जन्म के प्रथम समय से ही लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो वो क्वेश्चन आपका फिर उठेगा कि भाई 30 साल में हम लेकिन क्यों नहीं, लें? लेकिन ये है ना कि हम 40 साल से लगाते हैं तो गारंटी थोड़ी अगले भाव की 40 साल की उम्र हो तो 40 साल को काउंट हो। जन्म अगले का भाव की पहला नहीं, समय तो हर भाव में अगले होगा। भाव की नहीं होगी ना वो चीज, अगले भाव की। हाँ, जब आप वैसी की वैसी वर्गणाएं उस समय में ग्रहण करेंगे, अभी तो ये हम्म। एक भाव में तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसके अनंतानंत काल में कितने सागर गुजर जाते हैं, कितने सागर, कितने सागरों में कितनी आयु, कितने वर्ष गुजर जाते हैं। हम्म। वंदना भाभी कुछ कह रहे क्या आप? दीदी अग्रहित में क्या मानेंगे हम?
अग्रहित का अर्थ होता है जो वर्गणाएं आपने कभी ग्रहण नहीं करी। नहीं तो उदाहरण बताइए कि किसको मानेंगे, कौन सी वर्गणाएं हुई। इसका उदाहरण नहीं बना सकते हैं। अच्छा, ये आपको ऐसा ही मानना पड़ेगा कि जो पूर्व में हमने, जैसे भोजन है, कई चीजों के आप टेस्ट ले चुके हैं, लेकिन कभी कुछ आपको ऐसा नया स्वाद खाने को मिले और आपको लगे ओहो ये तो मैंने कभी खाया ही नहीं, वो इस पर्याय का क्या होगा, वो इस पर्याय का गृहीत होगा। लेकिन अपने को क्या लगाना है, इस पर्याय का अग्रित नहीं लगाना, ये पूरे समय का अग्रित लगाना है, अनादि अनंत का। अब वो एंगल जो भी भाभी बोली है वो भी अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ख्याल में आया अग्रित का? ठीक है वंदना दीदी, भाभी ठीक। कुछ कह रहे थे क्या? हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जानी के ज्ञान दे सूझे लोकालो सुवानी मस्तक रमो देत है तो जय जय जय।